काम कर रहे हैं समास। तो समास में आगे की एक्सरसाइज है हमारी घी शक्कर, घी और शक्कर। द्वंद्व समास, त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह। द्विगु समास, प्रसंगानुकूल प्रसंग के अनुकूल तत्पुरुष समास। घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़ तत्पुरुष समास। त्रिफला तीन फलों का समूह द्विगु समास। महेश महान है जो ईश शिव बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसी तीसरे के लिए यहाँ पर कहा गया है। सेनापति सेना का स्वामी या सेना का पति तत्पुरुष समास, पति स्वामी। दुरात्मा बुरी है जो आत्मा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को बुरी बताया, यानी विशेषण विशेष्य है आपका। आजकल आज और कल। षडानन षड आनन है जिसके, यानी छह आनन है जिसके बहुव्रीहि समास, यानी कार्तिकेय। यहाँ पर ब्रैकेट में कार्तिकेय लिख लेना बेटा। राह खर्च राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास। राह के लिए खर्च के लिए आ रहा है तत्पुरुष, क्योंकि कारक की विभक्ति आ रही है इसलिए तत्पुरुष समास। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके बहुव्रीहि समास। ध्यान मग्न ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास। महात्मा महान है जो आत्मा कर्मधारय समास। भारत रत्न भारत का रत्न तत्पुरुष समास। आटा दाल आटा और दाल द्वंद्व समास। अल्प बुद्धि अल्प है बुद्धि जिसकी बहुव्रीहि समास। नीति निपुण नीति में निपुण तत्पुरुष समास। राजकुमार राजा का कुमार तत्पुरुष समास। नील गगन नीला है जो गगन कर्मधारय समास। नवद्वीप नवद्वीपों का समूह द्विगु समास। दाल और भात द्वंद्व समास। आगे आपके निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर वाक्य के अंदर आपको जो अंडरलाइन कर रखा है, जो रेखांकित शब्द कर रखा है, इसको आपको विग्रह करना है पहले और फिर इसका नाम बताना है। वह सारा क्षेत्र त्रिभुज जैसा लग रहा था। तो त्रिभुज यानी तीन भुजाएं हैं जिसकी बहुव्रीहि समास, या फिर हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं का समूह द्विगु समास। फिर है वह रात दिन परिश्रम कर रहा है। रात दिन तो क्या आएगा इसमें और लग जाएगा, रात और दिन द्वंद्व समास। चारपाई पर बैठकर उसने मुझसे बातचीत की। चारपाई चार पायों का समूह, चारपाई हो गया चार पायों का समूह द्विगु समास। उसका रसोई घर बहुत बड़ा है। रसोई घर रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास। मनुष्यता पर धनी निर्धन सभी का समान अधिकार है। धनी निर्धन क्या हो गया इसमें, धनी और निर्धन द्वंद्व समास। वह बड़ा चौराहा अपने घर के ठीक सामने। चौराहा चार राहों का समूह द्विगु समास, क्योंकि पहला पद क्या आ रहा है इसमें संख्यावाची आ रहा है, इसलिए इसमें चार राहों का समूह। आगे है मंत्री परिषद के कई सदस्य उस दिन उपस्थित थे। तो मंत्री परिषद का बेटा मंत्री और परिषद तो नहीं होगा, तो इसको छोड़ो। सेकंड है मैं व्यर्थ किसी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता। वाद विवाद वाद और विवाद द्वंद्व समास। वाद और विवाद द्वंद्व समास। लोगों ने नीलकंठ की स्थापना की और उन्हें प्रतिदिन दूध से स्नान कराते हैं। तो नीलकंठ हो गए, यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्योंकि यहाँ शिव जी के लिए कहा गया है तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। और बहुव्रीहि समास। प्रतिदिन प्रतिदिन हो गया, दिन दिन यानी अव्ययीभाव समास, क्योंकि पहला पद अव्यय है। नीरव व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा है। व्यायामशाला व्यायाम के लिए शाला तत्पुरुष समास। दशकंठ ने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली थी। दशकंठ यानी कि 10 है कंठ जिसके बहुव्रीहि समास। 10 कंठ है जिसकी कौन हो गया, तो रावण ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि 10 मुख है तो 10 कंठ हो गए। वह मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गया। चारपाई चार पायों का समूह द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची। वह दुग्ध धवल चांदनी रात थी। दुग्ध धवल यानी दूध जैसी धवल, तो दूध जैसी धवल है तो उपमा और उपमेय है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया बेटा, कर्मधारय समास। त्रिनेत्र ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तो त्रिनेत्र देखिए यहाँ पर तीन नेत्रों का समूह हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर तीन नेत्र, यहाँ पर शिव जी के लिए वाक्य आया है तो तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी बहुव्रीहि समास। हमने इतिहास में बहुत से उत्थान पतन देखे हैं। तो यहाँ पर उत्थान और पतन आएगा द्वंद्व समास। हमने इतिहास में बहुत से उत्थान पतन देखे हैं, क्या आएगा इसमें, द्वंद्व समास।
वह नगर द्वार से निकल जंगल की ओर चला गया। वह नगर द्वार यानी नगर के द्वार या नगर का द्वार से निकलकर चला गया। तो का आ रहा है तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास। मैं यथासंभव उसकी सहायता करूंगा। यथासंभव, यथा पहला शब्द है जो अव्यय है, तो जो संभव हो सके। अव्ययी भाव समास। अपराधी को हथकड़ी लगाओ। हाथ हथकड़ी हो गई, हाथ के लिए कड़ी। तत्पुरुष समास। तुम दोपहर के समय क्यों जा रहे हो, तो दोपहर हो गया दो पहरों का समूह, द्विगु समास। तो बेटा आपका समास वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी एक्सरसाइज हैं बुक में नोट करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करेंगे। आपको समास और समास के चारों भेदों की परिभाषाएं लिखनी है। थैंक यू। Welcome my dear students in English class of class 9th, and we are going through our textbook Moment, and of this book we are doing our chapter number 5th, and name of the chapter number 5th is Happy Prince, and we are going through the long questions of this textbook. Okay, these are the long questions, long answer type questions. Okay, the question first is, why does author call the state kingdom of fools? कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि भाई हमारा लेखक जो है उसे मूर्खों का साम्राज्य क्यों कहता है। गिव ए फ्यू इंस्टेंट्स ऑफ द फुलिशनेस ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर। कुछ ऐसा कुछ पेश कीजिए जिससे ये पता लग जाए कि भाई वास्तव में मूर्खों का था। That city state was called the kingdom of fools because both the king and his ministers were fools. बिल्कुल ठीक है, idiots थे भाई वो। They wanted to run things in their own foolish way, यानी वे चीज़ों को कुछ मूर्ख तरीक़ों से चलाना चाहते थे। They ordered that all the people should sleep by the day, यानी लोग दिन को तो सोएंगे and work by night, और रात को काम करेंगे। Secondly, they फिक्स द सेम रेट फॉर एवरीथिंग। प्रत्येक चीज़ों के लिए उसने यानी सेम रेट बेटा उसने कर दिया था। फॉर वन डुडू कुड बाय एनी थिंग्स, एक डड्डू में कुछ भी खरीदा जा सकता था। द किंग हियर्ड एंड डिसाइडेड केसेस फुलिशली, राजा जो सुनवाई करता था और फैसला करता था मूर्खतापूर्वक करता था। ही चेंज्ड हिज माइंड एंड हिज ऑर्डर्स माइंडलेसली, यानी वो अपने ऑर्डर्स को यानी बेदिमाग से काम करता था। ए बर्गलर वंस डाइड इन ए रिच मर्चेंट हाउस, जिस पर पूरी कहानी केंद्रित है भाई वो व्यापारी घर में मर गया था दीवार गिरने से। द इनोसेंट बट द फैट डिसिपल वाज अरेस्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, जो भोला भाला जो चेला था वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। द गुरु मेड ए फूल ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर, और गुरु जो था उसने राजा मंत्री दोनों को ही मूर्ख बना दिया। द टू फुलिशली सेट फ्री द गुरु एंड डिस्पल एंड एक्सेप्टेड डेथ, यानी उन्होंने गुरुजी और डिस्पल को तो आज़ाद कर दिया और खुद मृत्यु पर चले गए। सो एज टू बी रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि वो किंगडम ऑफ फूल्स था। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ गुरु एंड हिज डिसिपल इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। बेटे गुरुजी पर और उसके चेले पर हमने कुछ लिखना है इस कहानी के माध्यम से। द स्टोरी हैज़ 4 प्रिंसिपल कैरेक्टर, कहानी के बेटा 4 मुख्य पात्र हैं। द किंग एंड हिज मिनिस्टर, वर्स 4। बेटा राजा और मंत्री जो मूर्ख थे वो। द डिसिपल वाज ए ग्रीडी गल्टन, और हम कहेंगे कि बेटा जो चेला जो था वो खाने का बड़ा लालची था। ओनली द गुरु वाज ट्रूली वाइज, और इसमें एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, केवल गुरुजी जो थे वो बुद्धिमान थे, वो हमको पता लगा। वंस गुरु अलॉन्ग विद डिसिपल अराइव्ड द किंगडम ऑफ फूल्स, पता है भली बात है आपको। दे वर डिलाइटेड बिकॉज फूड वाज चीप, बड़े खुश हुए कि भोजन बड़ा सस्ता है। बट द वाइज गुरु रियलाइज दैट फुलिश रूलर कुड बी डेंजरस, गुरु जी को पता लगा कि हाँ यार मूर्ख राजा बड़े खतरनाक होते हैं। ही सजेस्टेड टू डिस्पल दैट दे शुड लीव द प्लेस, कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। बट द ग्रीड
greedy disciple paid no heed to advice of the far-sighted Guruji who left the place. But the greedy disciple, लेकिन लालची जो चेला था बेटा, उसने उसकी ध्यान नहीं दिया, उसने जगह को गुरुजी चले गए लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ा. The fat disciple was going to be executed. और क्या हुआ? जो बेटा हम कहेंगे गुरुजी जो चेला जो था मोटा हो गया, उसे फांसी दी जानी थी. He remembered his Guruji's word of wisdom. उसे अपने गुरुजी के शब्दों को याद किया. The Guruji arrived and saved his life. गुरुजी वहाँ पर आ गए, उसके जीवन को बचाया. How did the king finally identify the real culprit? राजा ने अंत में असली मुजरिम को कैसे पकड़ा? एंड कोमा है द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ फॉर द बर्गलर. और बर्गलर की मौत के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? तो देखिए हम क्या करते हैं. वन डे द थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट हाउस. समझ में आ रहा है आपको? एज ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ द होल इन द वॉल फेल ऑन हिज हेड एंड डाइड. और यानी वो मर गया. हिज ब्रदर कंप्लेन टू द किंग. वो राजा को शिकायत करता है. ही ब्लेम द मर्चेंट फॉर मेकिंग सच ए वीक वॉल. यानी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई उसने. द किंग डिक्लेयर्ड दैट जस्टिस वुड बी डन. राजा ने कहा भाई इंसाफ करेंगे. ही फर्स्ट सेंट फॉर द मर्चेंट एंड क्वेश्चन हिम. सवाल जवाब करता है. एंड मर्चेंट ब्लेम द मैंसन फॉर मेकिंग सच ए पुअर क्वालिटी वॉल. द bricklayer blamed a dancing girl for distracting his mind. The dancing girl passed on the blame to goldsmith, who held the rich merchant responsible. The king thus identified the real culprit, but the merchant was found too thin to fit the stake. So finally the fat disciple was taken to the stake. तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास बचता है. देखिए, What tricks did the guru play to save his disciple life and befool the king? यानी कौन सी चाल चली और उसने चेले को बचा लिया. The disciple was an innocent सन्यासी. ठीक है बेटा, सन्यासी था भाई वो. Still he was chosen for execution. फिर भी उसे फांसी के लिए चुना गया क्योंकि because he was fat enough to fit the stake. The poor fellow remembered the Guruji in his heart. The Guruji refused to disciple rescue. He played a trick and made a secret plan. यानी उसने एक योजना बना ली और बड़ी बखूबी से चला. To be befool the king. राजा को मूर्ख बनाने के लिए. He insisted on being executed first. The disciple also wanted to die first. उन्होंने खेल खेला था, मैं पहले मरूं. This intrigued the king. इससे राजा जो है हैरान हुआ. ही कॉल्ड गुरुजी टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री. भाई रहस्य बताओ क्या बात है. द गुरु सेड दैट वन हु डाइड फर्स्ट ऑन द स्टेक ऑफ द जस्टिस वुड बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द स्टेट. सेकेंड टू डाई ऑन इट वुड बी द फ्यूचर मिनिस्टर. द किंग टुक द बेट. ही एंड हिज मिनिस्टर सेट फ्री द गुरुजी एंड डिसिपल एंड एम्ब्रेस डेथ देमसेल्फ. तो ये क्वेश्चन बेटे इसके कंप्लीट हो गए. थैंक यू. स्टूडेंट, दिस इज अमृता शर्मा फ्रॉम MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स. बच्चों, हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे बनाएं. क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा. तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है. आपको किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो उसमें प्रेजेंट एटम्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए. वैलेंसी क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है. तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर किए जाते हैं वही क्या होती है बच्चों, वैलेंसी. अगर आपको वैलेंसी का पता है तो आप फॉर्मूले बना सकते हैं. देखिएगा बच्चों, इफ वी नो द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट देन वी कैन वर्क आउट
the formulae of their compound by balancing the valency of different atom which occurs in compound. वैलेंसी का अगर हमें पता है तो हम फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं वैलेंसी को बैलेंस करके। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर, अगर एक कंपाउंड हाइड्रोजन और सल्फर से बना हुआ है, देन वी शुड एडजस्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सल्फर एटम इन सच ए वे दैट टोटल वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम्स इक्वल टू टोटल वैलेंसी ऑफ सल्फर एटम। अगर आपको एक कंपाउंड बनाना है जो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और सल्फर से, तो पहली बात तो दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती 1 और सल्फर की होती 2। ये कैसे पता लगा? ये पता लगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 286, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 6। तो 6 से 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2, प्लस माइनस नहीं लगाना। वैलेंसी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, अगर उसके पास के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 1 की जगह 2 आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फर की 2 है, हमें तो वैलेंसी को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हाइड्रोजन के तो 2 एटम लेने पड़ेंगे और सल्फर का 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ पॉइजनस गैस। H2S जो गैस है वो पॉइजनस गैस है विद अ स्मेल लाइक रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल इसमें आती है। तो बेटा फॉर्मूला मेकिंग बिल्कुल आसान है, आपको अगर वैलेंसी का पता है तो वैलेंसी इक्वल करके आप एटम कितने 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, उस तरीके से आप वैलेंसी बैलेंस करके और फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? H2S। आगे देखिएगा, देखो बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है। अब हमें हाइड्रोजन की भी 2 करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन तो 2 हो जाएंगे और सल्फर 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों H2S। H2S बन जाएगा फॉर्मूला। एक सैंपल प्रॉब्लम है, देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है एक तो कार्बन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन, दोनों लिख लो, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की 2। वैलेंसी का पता आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लगाएंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। कार्बन के नीचे हमने 4 लिखा, ऑक्सीजन के नीचे हमने 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया C2O4। अगर यहाँ से कुछ कॉमन है तो आप निकाल सकते हो, तो कार्बन 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? CO2। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो करना क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिख लो, दोनों की वैलेंसी नीचे लिख लो। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है। ये कैसे पता चला? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLM287। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए तभी तो 8 होगा। और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेल है उसके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों? H1Cl1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? HCl। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड क्लोरीन इज 1। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? कार्बन और क्लोरीन से बने हुए कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो कार्बन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखो 4, क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। C कितना आ जाएगा 1, Cl कितना आ जाएगा 4। कॉमन तो कुछ है नहीं, क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? CCl4। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1। X एलिमेंट की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड ऑक्सीजन? करना क्या है, X की वैलेंसी उसके नीचे लिखो, O की वैलेंसी आपको पता है 2X की तो दे रखी है, X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और ऑक्सीजन की 2 होती। क्यों होती है 2 ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L सेल में कितने आएंगे? 6, 8 हो गए, और इसको 2 की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो X के नीचे 1 लिखेंगे, O के नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, X2O1, मतलब X2O फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? X2O। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एन एलिमेंट E हैज वैलेंसी 4। E एलिमेंट की वैलेंसी 4 है,
व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? क्लोराइड होता है बच्चों क्लोरीन के साथ बना हुआ कंपाउंड। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फाइड? सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ बना हुआ कंपाउंड। चलो देख लेते हैं। ई की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब बार बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख करके देखेंगे, वैलेंसी आप लर्न करें। ई की वैलेंसी कितनी है 4, क्लोरीन की कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? E1 और Cl4। ये फॉर्मूला होगा ई और क्लोरीन से बना हुआ, मतलब ये क्लोराइड है। क्या ये? क्लोराइड। इसी तरीके से हम सल्फर का देखेंगे। सल्फर का देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ बना हुआ कंपाउंड। ई कितना है 4 वैलेंसी, सल्फर की कितनी होगी 2। एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 होता है, 2 8 6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। 6 से 8 बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लिख दो E2S4। अब 2 कॉमन निकाल दो, E हो जाएगा 1 और S हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? ES2। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। An element X shows 2 valency 3 and 5. Work out the formula of 2 oxide of this element. 2 वैलेंसी शो करता है, एक 3 और एक 5। ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ बना हुआ कंपाउंड। बिल्कुल सिंपल है, देखो पहले में 3 वैलेंसी के साथ हम करते हैं। एक्स के नीचे 3 लिखो, एक्स की वैलेंसी कितनी है 3, और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं इस ऑक्साइड बनाने के लिए उसकी वैलेंसी तो 2 ही होती है ऑक्सीजन की, तो एक्स के नीचे 3 लिखो, ओ के नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा X2O3। तो ये तो तब कंपाउंड का फॉर्मूला है जब उसकी वैलेंसी कितनी हो बच्चों 3। अगर वैलेंसी 5 है तो एक्स के नीचे 5 लिखो, ओ के नीचे लिखो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा X2O5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं X2O3, X2O5, इसके कुछ कंपाउंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा X2O3 की P2O3, वैलेंसी ऑफ फास्फोरस 3, P2O3, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 है ये, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये सल्फर हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर दे रखा है। सल्फर हेक्साक्लोराइड का एक स्क्वायर बनी हुई है और एक एटम अबो द प्लेन है, एक एटम बिलो द प्लेन है। तो ये आप ये स्ट्रक्चर वगैरह आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, फिलहाल आपके सिलेबस में फॉर्मूला मेकिंग ही है। ओके बच्चों, तो बेटा इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्रेजेंट एटम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एन एलिमेंट Z फॉर्म एन ऑक्साइड ZO3। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z? एलिमेंट Z की वैलेंसी बतानी है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? फ्लोराइड ऑफ Z का मतलब फ्लोरीन के साथ बना हुआ कंपाउंड, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 होगी, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? फ्लोरीन की वैलेंसी होगी बच्चों 1। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए इन क्वेश्चन को आप फेयर नोटबुक में करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित सर आज आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा और साथ में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कल हमने स्टार्ट किया था, आज हमारा सेकंड टॉपिक है ये। तो इस सेकंड टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। पहला है यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबसे तरीका आपको क्या है, डिफरेंट टाइप के टैक्सॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर मान लीजिए प्लांट्स की बात करते हैं तो हम डिवीजन की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे तो हम फाइलम की बात करेंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अगर आप बारे में देखें तो स्पीसीज क्या है, इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर ही आप देखेंगे बेसिक यूनिट कहा जाता है स्पीसीज को। क्योंकि मेयर ने क्या डिफाइन किया था, स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आता है हमारा सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक का मतलब क्या होता है, स्पीसीज इनहैबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया आर द सिम्पैट्रिक। अगर मान लीजिए वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं स्पीसीज तो उसको हम सिम्पैट्रिक कहेंगे।
एलोपैट्रिक की बात करते हैं तो स्पीसीज क्या है, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो उसको एलोपैट्रिक कहा जाता है। सिबलिंग स्पीसीज का मतलब होता है ये जो स्पीसीज होते हैं, ये जो नॉर्मली जो स्पीसीज होते हैं सिबलिंग स्पीसीज वाले, रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब इनकी जो बनावट होती है वो बिल्कुल सेम होती है लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इनको सिबलिंग स्पीसीज़ कहा जाता है। एंडेमिक स्पीसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पीसीज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया, मतलब उस एरिया के अंदर ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज़ की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। फिर आता है बच्चों बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। कैरोलस लिनस ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, उनको 2 नेम्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। और वो भी कैसे, जब पहला जो नाम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम, और सेकंड नेम को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा तो क्या हो गया, जेनेरिक नेम, और इंडिका क्या हो गया, यहाँ पर स्पीसीज नेम हो गया। साइंटिफिक नेम हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, लैटिन वर्ड्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर जो जेनेरिक नेम का होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वहीं स्पेसिफिक जो नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे रेना टिग्रेना, रेना टिग्रेना के अंदर आप देख पाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो रेना का जो कैपिटल आर आपको जो नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स दैट द रेना इज़ द स्पीसीज, या हम कहें रेना इज़ द जेनेरिक नेम। और वहीं टिग्रेना की अगर बात करें तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये होता है बेटा स्पीसीज। इसके बाद आते हैं वायरसेस। वायरसेस के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ देख लीजिएगा आप, वायरसेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरस का स्ट्रक्चर है। पहला वाला जो है 1 पार्ट यहाँ पे क्या है, वो हेड पार्ट है, जो कि डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। थर्ड पार्ट को हम नेक कहते हैं, और फोर्थ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ पार्ट को टेल, और 5 पार्ट को हम बोलते हैं एंड प्लेट। तो ये चीज़ें क्या हैं आपको याद रखनी है वायरसेस के बारे में। स्टडी ऑफ वायरसेस क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। वायरसेस बिलोंग टू द इंटरमीडिएट जोन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड्स, एक प्रकार से बीच का काम होता है, ना तो ये लिविंग होते हैं ना ही इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। इनका जो साइज़ होता है लगभग 10 से लेकर 250 नैनोमीटर का साइज़ होता है, मतलब 10 to 250 नैनोमीटर का साइज़ इनका प्रेजेंट होता है, वेरी करते हैं। वायरसेस का जो एक्सटर्नल जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रल कोर होता है, आइदर या तो डीएनए होगा उसके अंदर या फिर आरएनए स्ट्रैंड होंगे, और नॉर्मली चारों तरफ से जो कवरिंग होती है उसको कहा जाता है कैप्सिड। प्रोटीन कोटिंग की कोड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। वायरसेस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी इनके अंदर नहीं होती, ये इंटायरली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स के ऊपर, वो भी दूसरे होस्ट सेल के अंदर, ये किसी दूसरे सेल्स के अंदर जाकर क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है। वायरसेस क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। वायरसेस चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, कंप्लीट सेल्स को क्या करते हैं, कंप्लीट उसको इन्फेक्ट करने का ये काम करते हैं। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करते हैं तो वायरसेस एक प्रकार से लिविंग बिहेवियर, लिविंग स्ट्रक्चर के तरीके से क्या है, अपने आप को शो करता है और मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। वहीं जब ये ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड आ जाएगा तो एक प्रकार से वायरसेस कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग एंटाइटीज, मतलब वो कोई भी डिवीजन वगैरह शो नहीं कर पाएगा। वायरसेस क्या करता है, डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए वायरसेस अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करता है तो उसको कहते हैं साइनोफैग्स। क्या कहते हैं, साइनोफैग्स। बैक्टीरिया और वहीं वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। फंगी को कहा जाएगा तो माइकोफाजिस को कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, मैन के अंदर कैसा होता है, राइनो वायरस होता है जिसके कारण हमें कॉमन कोल्ड होता है। और अभी के दिनों में जो डिक्लेयर किया गया था एड्स डिजीज़, उसके अंदर कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, किस प्रकार से क्लासीफाई करने के बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, और फिर किस प्रकार से हम सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, सिबलिंग स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बताते हैं। फिर लास्ट में मैंने आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, जिसके ज्ञाता कौन थे, कैरोलस लिनस को कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था कि जो
साइंटिफिक नेम है हमेशा लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। दूसरा क्या है कि जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वहीं पर स्पीसीज़ का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। और फ्रॉग का क्या है? रेना टिग्रेना। तो इसमें क्या है, जो रेना है वो क्या है भाई? जेनेरिक नेम, और टिग्रेना क्या है? स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ को क्या कहा गया है? बेसिक यूनिट कहा गया है टैक्सोनॉमी का। इसके अंदर ज़्यादातर क्या मिलेंगी आपको? सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैंने वायरसेस के बारे में डिस्कस किया है। जब हम वायरसेस की स्टडी करते हैं तो उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। ये वायरस क्या होते हैं बेटा? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के इंटरमीडिएट काम करता है ये एक प्रकार से। साइज़ 10 से लेकर 250 नैनोमीटर के समथिंग होता है। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वायरसेस का, नॉर्मली सेंट्रल में क्या मिलेगा आपको? या तो डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रैंड आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ से प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। वायरसेस के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, ये केवल दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ही अपने आप को क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो मतलब एक वायरस से दो वायरस कब बनेंगे? जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब अगर आप देखें तो ये दोनों तरीके की बिहेविंग शो करते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएँ तो लिविंग शो करेगा, और जैसे ही वो आउटसाइड आ जाएंगे तो नॉन लिविंग शो करेगा बिहेविंग। वायरसेस अगर मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर इन्फेक्ट करता है तो साइनोफाज कहते हैं। इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को तो उसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। फंगी को करेगा तो माइकोफाज कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं मैन ह्यूमंस के, जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है तो वो वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। एड्स हो जाता है तो कौन सा है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। MLP ग्रुप ऑफ स्कूल्स का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Hello students, good morning everyone. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class, chapter 13th, exercise 13.5. In last previous class we are doing question number 3rd, and today we are start question number 4th. Question number 4th है हमारा, find the cost of digging a cuboidal pit. क्यूबॉइडल पिट मतलब जो पिट गड्ढा है, पिट मीन्स गड्ढा जो है उसकी खुदाई की गई है। क्यूबॉइड की शेप में जो गड्ढा उसकी खुदाई की गई है। जो गड्ढा है उसकी 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है एट द रेट ऑफ द ₹30 पर मीटर क्यूब। जो हमें उसकी खुदाई करनी है उसका रेट कॉस्ट फाइंड करना है, और उसकी ₹30 कॉस्ट गिवन है पर मीटर क्यूब पर। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48, 48 को 3 से करेंगे 144 मीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। हमें कॉस्ट गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब digging the pit ₹30. Find the cost of 144 मीटर क्यूब। हमें 144 मीटर क्यूब पर निकालनी है। इसका मतलब ₹30 मल्टीप्लाई बाय 144। ₹30 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 2 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 3 2 0। तो टोटल जो उसकी कॉस्ट आएगी गड्ढे की खुदाई की वो कितनी आ जाएगी? ₹4320। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5th। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000। जो कैपेसिटी है क्यूबॉइडल टैंक की वो 50,000 लीटर है ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स
लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। जो कैपेसिटी है क्यूबॉइडल टैंक की वो 50,000 लीटर है पानी के लिए। उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है हमें। लेंथ हमें 2.5 मीटर गिवन है और डेप्थ जो उसकी गहराई जो है हाइट है वो 10 मीटर गिवन है। हमें हाइट फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू में क्या होता है 1000 लीटर। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल्स टू में 50,000 लीटर। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो होगा वो 50,000 गिवन है हमें। लेंथ हमें 2.5 मीटर गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है और हाइट हमें 10 मीटर गिवन है इक्वल्स टू में 50,000। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 10 इंटू में ब्रेथ इंटू में 10 इज इक्वल टू 50,000। 10 से 10 कैंसिल, ब्रेथ इज इक्वल टू में 50,000 अपॉन में 25 कैंसिल करेंगे। 25 टू 50 0 0 0। ब्रेथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 2000। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये लीटर में चल रहा है हमारे पास। ब्रेथ को कन्वर्ट करेंगे 2000 अपॉन में 1000 टू मीटर। जो हमें टैंक रिक्वायरमेंट है उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी होगी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन इन 4,000